हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी आप तक? एक बार कंफर्म कर दो आवाज को कि आ रही है। हाँ जी। मकर संक्रांति का त्योहार थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए कुछ दिनों के बाद है क्लास। लेकिन अब जल्द कंटिन्यू करके आपके जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करवाने हैं। आ गए सभी? एक तो सर का कॉल आया था मेरे पास। तो सर ये बोल रहे थे कि हाँ जी, पूरे 8 दिन बाद में है, काउंटिंग मत किया करो, दिन तो ऐसे ही निकलते रहते हैं। कई बार क्या है कि प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है तो नहीं ले पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अब आपके ये कंप्लीट करवा देंगे। एक तो मेरी बात सुनो, सर का मैसेज आया था तो सर ये कह रहे थे कि सर बच्चों के बार बार कॉल आ रहे हैं कि कुछ वीडियोज कुछ पीडीएफ नहीं प्रोवाइड नहीं करवा रहे। अरे उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे यहाँ पे, स्टूडियो पे प्रॉब्लम थी इसलिए। मेरी बात सुनोगे थोड़ी सी? मैं ये कह रहा हूँ सर का कॉल आया था। अरे नहीं नहीं नहीं, अब नहीं निकालेंगे, ऐसी बात तो मत बोलो कि एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। अब देखो मेहनत कर रहे हो, ऐसा तो भगवान कभी ना करे। मैं तो ये चाहता हूँ सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन अब नहीं होगा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, राधे राधे सबको। अब नहीं होगा ऐसा। अब आपके टॉपिक्स के, मेरे टॉपिक भी इतने ही रहे हैं, एक या दो ही टॉपिक रहे हैं। अभी मैं आपसे कंफर्म कर लूंगा कि मेरे टॉपिक कौन कौन से रहे हैं। एक तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, ये सर का वो आया था, कॉल आया था मेरे पास। क्या है कि मैं यहाँ से क्लास से उनको मेल करता हूँ, जो भी क्लासें हैं जो भी पीडीएफ है वो यहाँ से मेल करता हूँ। अब मैंने मेल तो कर दी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने क्लासों का सीक्वेंस नहीं डाला कि कौन सी फर्स्ट क्लास है, कौन सी सेकंड क्लास है, कौन सी थर्ड क्लास है। मैंने तो ये लिख के डाल दिया कि ये मेवाड़ की क्लास है, ये आमेर की क्लास है, ये जालोर की क्लास है। अब वहां पर वो सर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वीडियो कौन सी क्लास का है। तो एक तो आपको कॉल नहीं करना है। कल सैटरडे है, परसों संडे है, संडे को मैं सर के पास जाऊंगा और संडे को सर के पास जाके उनका जो भी सीक्वेंस है वो मैं सही करवा के आऊंगा। उस दिन आपके पास पीडीएफ और क्लासेस सही प्रकार से पूरी जो रह गई वो भी आ जाएंगी। तो एक तो आप बार बार कॉल ना करें कि सर ये पीडीएफ नहीं आई, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा वीडियो कौन से वंश का है और किस नंबर का है, तो किस प्रकार से अपलोड करें। वो कुछ रह गए, वो वीडियो मैं सही करवा के आऊंगा और मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसलिए आप एक दिन का कल का और वेट करो, परसों मैं जाऊंगा। संडे को मेरे को टाइम मिलेगा तो उस समय पक्का मैं जाऊंगा। दूसरी चीज, सर एक बात और बोल रहे थे कि सर बच्चों के ये भी है कि कौन कौन से टॉपिक रह गए। मैंने आपको बताया था कि मेरे जो टॉपिक रहे हैं वो जालोर का जो है वो रनिंग टॉपिक है, उसके बाद में आपका प्रजामंडल का टॉपिक है। तो जालोर और प्रजामंडल है, उसके बाद में आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट है। तो इसका मतलब अगले वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे अभी बता दो कि सर ये टॉपिक करवाने हैं आपको, हम पढ़ना चाहते हैं। आपने जो जो बोला मैंने सारे करवा दिए हैं आपके। अब आप बोल सकते हो कि क्या क्या टॉपिक है। एक जालोर करवाना है, रनिंग है, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से अपना टॉपिक चलेगा वो प्रजामंडल का टॉपिक चलेगा। उसके अलावा बताओ आप। क्लासों और पीडीएफ की टेंशन मत लो, संडे को मैं सही करवा के आ जाऊंगा, आपके पास अपलोड हो जाएगी। एक मेवाड़ की भी नहीं हुई तो मैं संडे को मेवाड़ की भी क्लास अपलोड करवा के आ जाऊंगा। और बोलो। न्यूज़पेपर वो प्रमुख व्यक्तित्व 19वीं 20वीं सदी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक। हाँ जी। और इसके बाद हमें एमसीक्यू करवाना है सर, हमारे टेस्ट भी नहीं हुई।
जी सर, आपके दो टॉपिक और आए हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, और उसके बाद एक टॉपिक है कि सामाजिक जागृति के कारक, सामाजिक जागृति के कारक नहीं आएंगे, वो राजनीतिक संस्थाएं आएंगी कि 19वीं और 20वीं सदी में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। हाँ वही है, समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, वो एक ही बात है, 19वीं और 20वीं सदी का है। राम राम सर, कुंभ का स्नान करने गए थे। कौन, आप गए हो क्या मनीष से? रूढ़ावत? मैं तो नहीं गया। कुंभ का स्नान कहाँ पे? हाँ जी, सीक्वेंस वाइज अपलोड करवा दूंगा आपके हिसाब से। नहीं, ये प्राचीन समाज, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति है, वो सभ्यताओं से रिलेटेड ही है। नहीं, मैं नहीं गया कहीं कुंभ में। सर बाकी का राजवंश नहीं आएंगे क्या, जैसे कोटा झालावाड़? नहीं, वो नहीं आएंगे, आपके छोटे मोटे कभी राजवंश नहीं आते हैं। और फिर भी आपको चाहिए तो मेरे हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान के व्यक्तित्व है, हाँ कुछ मैन मैन है, वो भी करवा दूंगा। अब सुनो मेरी बात, एक बार सुन लो। मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, वो टॉपिक अब देख लेना। जालोर चल रहा है, फिर उसके बाद भी प्रजामंडल, फिर है 19वीं 20वीं शताब्दी, समाचार पत्र व राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्तित्व। यही टॉपिक बचे हैं आपके, चार टॉपिक, और यही चार टॉपिक लास्ट जनवरी कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म कहानी। हाँ वो पर्सन क्वेश्चन, वो जो भी है आप करना चाहो तो। अरे बेटा जी, परमार में दो शासक आएंगे मैन, आप चाहो तो ये लो, पांचवा परमार। परमार वंश है, वो राजस्थान से रिलेटेड कम है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा आता है। ये लो पांचवा टॉपिक और, परमार वंश। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, सर के पास बार बार कॉल मत करो। ये पांच टॉपिक 31 जनवरी लास्ट, उससे आगे नहीं जाएगा, 31 जनवरी को आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये पांच टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। देखो व्यक्तित्व में आप चाहो कि टोटल जो 50 30 40 जो है क्रांतिकारी, वो टोटल करवाओ, पूरे 50। हाँ जी, पूरे 50 नहीं होंगे, जो मैन मैन होंगे, जैसे मैन मैन विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, जमनालाल बजाज है, उसके बाद में आपके तीन बारट है, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, जो मैन मैन है वो सारे करवा दूंगा। अरे बेटा जी, फोटो खींचने की कहां जरूरत है, यहाँ खींची हुई है फोटो तो। मोतीलाल तेजावत आ गया, मैंने आपको एक ही आंदोलन पढ़ाया था, उसमें पूरा मोतीलाल तेजावत दे रखा है। सर दो तीन क्लास एमसीक्यू भी लेना जी, मैं सर से बात करूंगा, संडे को जा रहा हूं कि एमसीक्यू भी लगवा दो, तो मैन मैन एक एक टॉपिक के 20 20 30 30 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र, ऐतिहासिक केंद्र तो बेटा वही आते जो आर्ट एंड कल्चर वाले पढ़ा रहे हैं।
कि कौन कौन सा कहाँ महल है, कहाँ क्या है, सारा टोटल है। प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था में वही है जो अपने राजवंशों में पड़ी है। पर्टिकुलर यहाँ की कोई प्रशासनिक और राज वो नहीं है, वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड होके आती है कि दिल्ली में जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी वो अपने यहाँ चल रही थी। राजा ही शासन कर रहा था, राजा के नीचे कोई थे नहीं, छोटे मोटे अधिकारी थे। चलो ठीक है, मैंने इनकी फोटो खींच ली अपने दिमाग में। अब चलते हैं आगे। जालोर का सोनगरा चौहान वंश। तो अपना टॉपिक चल रहा था जालोर का सोनगरा चौहान वंश। हेडिंग डाल लो, जालोर का सोनगरा चौहान वंश। शासक था अपना कानड़देव चौहान। 1296 से 1311 ईस्वी तक। तो शासक कौन सा था? कानड़देव चौहान। 1296 से 1311 ईस्वी तक। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, वापस से वहां तक चल रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि कानड़देव चौहान, थोड़ा सा पूरा ही बता देता हूँ। पहला मैंने बताया था जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों की यदि बात की जाए तो यहां पर मैंने 5 ग्रंथ आपको बताए थे। पहला है कानड़देव प्रबंध, किसने लिखा? पद्मनाभ ने। वीरमदेव सोनग्रारी बात, पद्मनाभ। तारीख फरिश्ता, फिर फरिश्ता ने लिखा नैनसिरी ख्यात, मुहणोत नैन्सी, खजाइनुल फुतूह, अमीर खुसरो। तो एक तो ये 5 ग्रंथ बताए थे, इन 5 ग्रंथों से कानड़देव चौहान के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। अब इनसे कानड़देव चौहान के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उसके बाद में यहाँ पे बताया गया कि कानड़देव चौहान के समकालीन यदि दिल्ली का कोई सुल्तान हुआ है तो वो कौन हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी हुआ है। कौन हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी हुआ है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान। हाँ जी। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों में मैंने आपको पहला अभियान बता दिया था। क्या बताया था? प्रथम अभियान। प्रथम अभियान। और प्रथम अभियान बताया मैंने आपको 1305 ईस्वी। यहां पर मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपना सेनापति भेजा था। और इसका सेनापति था इमाइन उल मुल्तानी। कौन था? इमाइन उल मुल्तानी। वह सेना लेकर आया था 1305 ईस्वी में। लेकिन इमाइन उल मुल्तानी युद्ध करने के मूड में था ही नहीं। उसकी इच्छा ही नहीं थी कि मैं कानड़देव चौहान के साथ युद्ध करूं। वह तो केवल और केवल क्या करना चाहता था? संधि करना चाहता था।
और संधि करने के लिए इसने क्या किया था कि वहां कानरदेव चौहान को आमंत्रित किया कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करना है। कानरदेव चौहान भी संधि करने में इंटरेस्टेड था और यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए कानरदेव चौहान और उसका बेटा था वीरमदेव, वो वीरमदेव कहां गए थे? दिल्ली गए थे। अब दिल्ली गए तो दिल्ली में उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि की और संधि करने के बाद कुछ समय के लिए वो दिल्ली में रुके। अब दिल्ली दरबार में ये रुके तो वहां पर क्या था कि वीरमदेव जब रहा तो वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। तो वीरमदेव और फिरोजा के मध्य यहां पर क्या चला था? प्रेम प्रसंग चला था। जब प्रेम प्रसंग चला तो इस बात का पता चला किसको? अलाउद्दीन खिलजी को चला। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहले बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में जब शादी के लिए प्रस्ताव किया तो वीरमदेव ने साफ इनकार किया था कि मैं एक इस्लामिक संस्कृति की राजकुमारी के साथ विवाह नहीं कर सकता। और यही कारण है कि फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करने के लिए अन्य सैनिक अभियान भेजे। तो आज हम बात करेंगे दूसरा सैनिक अभियान। दूसरा सैनिक अभियान 1308 ईस्वी। तो दूसरा सैनिक अभियान भेजा कब? 1308 ईस्वी में। सेनापति भेजा, सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग। कमालुद्दीन कुर्ग। तो याद रखना कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति भेजा था और सेनापति का नाम था कमालुद्दीन कुर्ग। अब 1308 ईस्वी में जब कमालुद्दीन कुर्ग सेना लेकर आया तो उसने जालोर की राजनीतिक स्थिति को भांपा, क्योंकि जालोर के उस समय दो प्रशासनिक केंद्र थे, एक जालोर और एक सिवाना। जालोर में कानरदेव का शासन था और सिवाना जो वर्तमान में बाड़मेर में है वहां पर शासन था उसके भतीजे शीतलदेव चौहान का, और उसका एक बेटा था सोमेश्वर चौहान, वो दोनों शासन कर रहे थे। उसने योजना बनाई कि यदि जालोर को जीतना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सिवाना को जीतना होगा। और उसने क्या किया कि सिवाना के किले का घेरा डाला। 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन ने सिवाना के किले का घेरा डाला। 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन ने क्या किया कि सिवाना के किले का घेरा डाला। अब सिवाना के किले का घेरा डाला तो सिवाना में शासन किसका था? शीतलदेव चौहान का। शीतलदेव और दूसरा इसका बेटा था सोमेश्वर। तो याद रखना कि यहां पर शासन शीतलदेव और सोमेश्वर का यहां पर शासन था। अब इसने क्या किया कि ये सिवाना का किला था और सिवाना के किले के चारों तरफ घेरा डाल दिया। इसी के पास में इधर कौन सा किला था? जालोर का किला था। और जालोर के किले में कौन था? कानरदेव चौहान और उसका बेटा विक्रमदेव था। जबकि सिवाना जालोर का ही एक दूसरा प्रशासनिक केंद्र था। अब किले के अंदर कौन हो गए? शीतलदेव हो गया और सोमेश्वर हो गया और अन्य सैनिक हो गए। लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि सबसे बड़ी अचंभित जो बात हुई कि कानरदेव चौहान ने इस समय शीतलदेव चौहान की कोई सहायता नहीं की। यानी कानरदेव ने अपने भतीजे की कोई सहायता नहीं की, और जब कोई सहायता नहीं की तो ये घेरा बहुत लंबे समय तक पड़ा रहा। कमालुद्दीन कुर्ग को जीत की कोई आशा भी नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि सिवाना का मजबूत किला था और न तो ये इसकी दीवार को तोड़ पा रहा था और न ही दरवाजे को तोड़कर अंदर जा पा रहा था। किले की गुप्त मार्ग भी इनको पता नहीं थे। और इसी समय एक सेनापति था इसका भांवले पंवार। इस भांवले पवार नामक सेनापति ने क्या किया? विश्वासघात किया। तो याद रखना कि सिवाना के किले में भांवले पवार नामक सेनापति ने विश्वासघात किया था।
सिवाना आक्रमण के समय भांवले पवार ने विश्वासघात किया। अब भांवले पवार ने विश्वासघात किया तो खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई। खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई। अब खिलजी की सेना जब किले में प्रवेश कर गई तो इसका मतलब शीतलदेव और सोमेश्वर के पास एक ही कार्य बचा कि उसने क्या किया कि उनके नेतृत्व में क्या केसरिया हुआ, और शीतलदेव की पत्नी थी मीणा दे, उसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, और ये सिवाना के किले का कौन सा साका कहलाया? पहला साका कहलाया। तो याद रखना कि इस समय शीतलदेव व सोमेश्वर ने केसरिया किया तथा शीतलदेव की पत्नी मीणा दे ने जोहर किया। तो यहां पर शीतलदेव और सोमेश्वर ने क्या किया था? केसरिया किया था। और शीतलदेव की पत्नी थी मीणा दे, मीणा दे ने क्या किया था? यहां पर जोहर किया था। यह सिवाना के किले का प्रथम साका कहलाया। तो याद रखना कि यह सिवाना के किले का कौन सा साका कहलाया? प्रथम साका कहलाया। अब सिवाना के किले का पहला साका 1308 ईस्वी में हुआ, तो सिवाना पर किसका अधिकार हो गया? खिलजी का अधिकार हो गया। और जब खिलजी का अधिकार हुआ सिवाना के किले पर, तो खिलजी ने क्या किया कि सिवाना पर हाँ सही है, कल्ला रायमलोथ। तो इसने क्या किया कि सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। याद रखना कि खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। तो यहां पर जब सिवाना के किले पर खिलजी का अधिकार हुआ, तो इसने क्या किया कि सिवाना का नाम बदला, और सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। अब सिवाना का नाम बदलकर जब खेराबाद किया, तो इतिहासकारों ने सिवाना के किले के बारे में बताया कि एक तो यह किला जालोर किले की कुंजी कहलाता है। सिवाना का किला जालोर किले की
कुंजी माना जाता है। तो एक तो क्या है कि सिवाना के किले को जालोर किले की क्या कहा जाता है, कुंजी या चाबी कहा जाता है। कुंजी या चाबी का मतलब है कि यदि किसी किले को जीतने में कोई किला सहायक रहता है, हेल्पफुल रहता है, तो इसका मतलब उस किले को, उस किले की कुंजी कहते हैं कि उस किले को जीतने के बाद दूसरे किले को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। तो सिवाना का किला एक तो क्या हो गया, जालोर किले की कुंजी हो गया। दूसरा, सिवाना के किले को मारवाड़ के राठौड़ शासकों की संकटकालीन संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। राजधानी भी कहा जाता है। तो याद रखना कि इसी सिवाना के किले को क्या माना जाता है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। यानी इतिहासकारों ने बताया कि मारवाड़ के राठौड़ शासकों पर जब जब विपद आई, जब जब उन पे संकट आया, तो उन्होंने संकट के समय मारवाड़ को छोड़कर यदि कहीं पे शरण ली है तो वो सिवाना के किले में ही ली है। और सिवाना का किला मारवाड़ के शासकों के लिए एक वरदान ही साबित था कि जहां पर वह अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करते थे। तो इसलिए इसको मारवाड़ के राठौड़ शासकों की क्या कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। फिर सिवाना को जीतने के बाद कमालुद्दीन कुरुग ने 1309 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। और एक युद्ध लड़ा गया। तो याद रखना कि सिवाना को जीतने के बाद कमालुद्दीन कुरुग ने 1309 ईस्वी में अपना अगला सैनिक अभियान प्रारंभ किया और उसने जालोर पर आक्रमण कर दिया। अब जालोर पर आक्रमण किया तो उस समय जालोर का शासक कानरदेव चौहान और कमालुद्दीन और कानरदेव चौहान के मध्य एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का नाम था मलकाना का युद्ध। मलकाना का युद्ध 1309 ईस्वी। कानरदेव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कमालुद्दीन। तो याद रखना कि मलकाना का युद्ध लड़ा गया कब, 1309 ईस्वी में। और 1309 ईस्वी में यह युद्ध हुआ कमालुद्दीन कुरुगे और कानरदेव चौहान के मध्य। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, कानरदेव चौहान की। अब जैसे ही कानरदेव चौहान की विजय हुई तो ऐसे कहा जाता है कि कमालुद्दीन कुरुग यहां से वापस दिल्ली भाग जाता। और जब वापस दिल्ली भागा तो इन्होंने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि इस प्रकार से हम कानरदेव चौहान के हाथों पराजित हो चुके हैं। और जब कानरदेव चौहान के हाथों पराजित हो गए हैं तो अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। और वो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान था।
अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान 1311 ईस्वी। देखो कई बार तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, और क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम रूप से जालौर को कब जीता था, या पूर्ण रूप से जालौर को कब जीता था। या तो अंतिम रूप आपसे पूछा जाए या पूर्ण रूप पूछा जाए, तो अंतिम पूछ लो या पूर्ण रूप से जालौर को पूछ लो, तो आपको बताना है कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ण रूप से जालौर पर अधिकार कर लिया था। अब पूर्ण रूप से जालौर पर अधिकार करने के लिए उसने क्या किया कि इसने जालौर के किले का घेरा डाला था। इसने 1311 ईस्वी में जालोर के किले का घेरा डाला। अब 1311 ईस्वी में जब के किले का घेरा डाला, देखो कानड़ देव ही है जालोर में शासक, और कोई शासक इतिहास में किसी का वर्णन ही नहीं है। तो जालोर के किले का घेरा डाला। अब जालोर के किले का तो अलाउद्दीन खिलजी को जीतने की आशा नजर नहीं आ रही थी। यानी कई दिनों तक ये जालोर के किले का घेरा पड़ा रहा, लेकिन जीतने की कोई आशा नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि कानड़ देव ने अपने आप को जालोर के किले में बंद कर लिया था, और किले के बाहर, अरे कीर्तिपाल का एक ही क्वेश्चन आता है कि संस्थापक था और मुणोत नैनसी ने इसको महान राजा कहा, उसके अलावा कीर्तिपाल का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो दो क्वेश्चन बन गए, उसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा बताओ कीर्तिपाल का। तो उसने देखा कि ऐसे तो जालोर के किले को, हाँ जी, 2 सेकंड रुको। तो उसने जब जालोर के किले का घेरा डाला, तो ये घेरा पड़ा रहा, और जब पड़ा रहा तो यहां पर इसका एक सेनापति था, और उसके सेनापति का नाम था कानड़देव चौहान के सेनापति का, जिसका नाम था बीका दहिया। बीका दहिया की बात की जाए तो बीका दहिया ने कानड़देव चौहान के साथ विश्वासघात किया। कौन सा तालाब है ये? जालोर के किले में कोई तालाब नहीं है, ये आप बात कर रहे हो रणथंभौर के किले की। वहां पर रणमल और रतिपाल ने गोरक्त और गोमांस मिलाया था। यहां पर तो जो मतलब इतिहास जालोर का लिखा गया, इनमें यह था कि बीका दया ने जालोर किले के गुप्त मार्ग बताए थे। क्योंकि जालोर के किले में एक कहावत और है, जब आपको दुर्ग पढ़ाया होगा सर ने, तो शायद सर ने आपको यह बताया होगा कि जालोर राजस्थान का एकमात्र किला है, जालोर राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके दरवाजे को किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने पार नहीं किया। और हसन निजामी ने ऐसी बात कही थी। हाँ,
क्योंकि यही है कि कभी भी इसके जालोर के किले को दरवाजे को पार नहीं किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि कानरदेव चौहान ने जालोर के किले के दरवाजे खोले और वहां पर उसने केसरिया किया। नहीं, किले के गुप्त मार्ग बताए गए, और गुप्त मार्ग बताए गए तो गुप्त मार्गों के द्वारा खिलजी की सेना जालोर के किले में प्रवेश करती है। और जब जालोर के किले में प्रवेश करती है तो उस समय कानरदेव चौहान और सोमेश्वर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और कानरदेव की पत्नी थी जेतल देव। सिल्वर के गोले चले, ये तो चूरू के किले में चले थे सिल्वर के गोले, तो चांदी के गोले चूरू के किले में दागे गए थे। जालोर के किले में कोई चांदी के गोले नहीं दागे गए। तो यहां पर बीका दहिया ने विश्वासघात किया, और बीका दहिया ने विश्वासघात किया तो जालोर किले के गुप्त मार्ग उसने क्या किए, अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया, जालोर किले के गुप्त मार्ग बता दिए। अब गुप्त मार्ग बता दिए तो खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई, और जब किले में प्रवेश की तो यहां पर कानरदेव चौहान व वीरमदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, तथा कानरदेव की पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। जो जालोर किले का जो जालोर किले का प्रथम शाखा, इसका याद रखना, विश्वासघात किया। तो इस प्रकार से बीका दहिया ने क्या किया, यहां पर विश्वासघात किया, और बीका दहिया ने विश्वासघात किया तो खिलजी की सेना किले में प्रवेश की। किले में प्रवेश की तो कानरदेव चौहान और वीरमदेव के नेतृत्व में सैनिकों ने यहां पर क्या किया था, केसरिया किया था। इन्होंने केसरिया किया तो कानरदेव की पत्नी जेतल देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, और यह जालोर के किले का प्रथम शाखा कहलाया। 1311 ईस्वी में खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया, और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ण रूप से जालोर पर अधिकार कर लिया था, और पूर्ण रूप से जालोर पर अधिकार किया तो जालोर का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। अब मैंने आपको पीछे की वीडियो में एक बात बताई थी, और बात क्या बताई थी कि मुस्लिम शासकों के द्वारा 5 शहरों के नाम बदले गए थे, और 5 शहरों के नाम में से 3 शहरों के नाम तो केवल अलाउद्दीन खिलजी ने ही बदले। कि 1301 ईस्वी में
सॉरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया गया, 1308 ईस्वी में सिवाना का नाम खैराबाद किया गया और 1311 ईस्वी में जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया गया। अब 2 शहर बचे हुए हैं, उन 2 शहरों के आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि उनके नाम किसने बदले और क्या बदले और कब बदले, वो बताने हैं। देखिए बताना कौन बताएगा। तो इस प्रकार से जालोर पर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का पूर्ण अधिकार हो गया। एक कार्य इसने किया कि इसने जालोर के किले में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने जालोर के किले में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। ललिता, पूरा बताओ। हाँ जी, कब? कब भी लिखो कि कब बदला। ललिता आपका सही नहीं है, इनका सही है। हाँ जी, कि 1576 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किया था, एकदम करेक्ट है। एक और बताओ। एक का सही है नेहा पूनिया का, और बाकी किसी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरा कौन दे रहा है जवाब, जल्दी दे। फिरोजा की कब्र, कब्र जालोर के किले में बनी हुई है। नेक्स्ट, हसन निजामी ने बताया कि हाँ जी करेक्ट है, 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने आमिर का नाम बदला। क्या बदला? नाम नहीं लिखा, शायद ऊपर कमेंट चला गया या मैंने देखा नहीं, कोई नाम नहीं है यहाँ पे कि आमिर का नाम क्या बदला, वो लिख दो। कि कोई भी विदेशी शासक है, कोई भी विदेशी शासक जालोर किले के दरवाजे को पार नहीं कर पाया। हाँ जी एकदम करेक्ट है, मोमिनाबाद और इस्लामाबाद। शाबाश, 2 का जवाब आ रहा है लगातार, नेहा पूनिया और ललिता का। इसमें हसन निजामी ने कहा कि कोई भी विदेशी शासक जालोर के किले के दरवाजे को पार नहीं कर पाया था। जालोर के किले को पार नहीं करने का मतलब है कि न तो उसके दरवाजे को तोड़कर वो इसमें आक्रमण कर पाए और न ही दीवार को तोड़कर। इसका मतलब जब भी किसी ने जालोर पर अधिकार किया है तो उनके लिए एक ही मार्ग था। हाँ जी, प्रिया मीना, मोमिनाबाद एकदम करेक्ट है। उसका एक ही मार्ग था, और वो क्या था कि जालोर किले के गुप्त मार्ग खोजे जाते थे, और जालोर किले के जब गुप्त मार्ग खोजे जाते थे वहीं से इन्होंने क्या किया था, जालोर पर अधिकार किया था। और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के साथ ये जालोर का सोनगरा चौहान वंश क्या होता है, कंप्लीट हो गया।
इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। जालोर का सोनग्रा चौहान वंश आपका कंप्लीट है। तो डाउट हो तो पूछो। अरे कुछ तो जवाब दो, यस या नो का। नहीं है सर, थैंक यू, वेलकम। और कुछ? हाँ जी, नो सर। भावले पवारी है। हो सकता है, देखो ये कहानियों में अलग अलग कहानियां हैं, मैं इसमें मना भी नहीं करता, क्योंकि किसी भी किले से रिलेटेड 10 कहानियां आपको मिलेंगी। सिवाना का सर, देखो भांवले पंवारी है, दो ही विश्वासघाती थे जालोर और सिवाना में। एक का नाम था भांवले पंवार और दूसरे का नाम था दहिया राजपूत बीका। और दहिया राजपूत बीका को ही बीका दहिया कहा जाता है। कहानियों में अपने को कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है और कहानियों से हमें कोई मतलब भी नहीं है, और कहानियों से कभी क्वेश्चन किसी एग्जाम में बना भी नहीं है। अब जैसे पद्मावती है, पद्मावती चित्तौड़ से रिलेटेड है, कहानियां कई हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं बना। जो असली है वो कोई बताता ही नहीं है, ना आप कभी सुनना पसंद करें, सब श्रीलंका श्रीलंका बताते हैं। जबकि पद्मिनी के बारे में राजपूताना के इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है कि उगलगडरी पद्मिनी रानी सिरमौर चित्तौड़ में जन्म लिया, सॉरी जैसलमेर में जन्म लिया, परनी चित्तौड़। तो इसका मतलब हकीकत तो यह है कि पद्मिनी पुगलगढ़ की थी, लेकिन कहानियों में श्रीलंका की बता रखी है। कभी नहीं पूछेगा कि पद्मिनी श्रीलंका की है। राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है जिससे राजस्थान को भी कोई बेनिफिट हो। हाँ, सिहल देश वो मलिक मोहम्मद जायसी ने सिहल देश ही बताया है। एकमात्र इतिहासकार है जिसकी कहानी पॉपुलर हुई, वो मलिक मोहम्मद जायसी था। लेकिन ये तो सोचो कि इस घटना के 238 साल बाद में उसने लिखा था, यानी 1540 में उसने पद्मावत ग्रंथ लिखा था। अब 238 साल बाद में यदि आज की कहानी 238 साल बाद लिखी जाएगी, तो सोचो उसमें क्या मिर्च मसाला लगाया जाएगा। तो इसका मतलब उसमें क्या होता है कि इतने समय बाद यदि कोई कहानी लिखी जाती है। हाँ जी, पहुंच जाएगा, कवि तो रवि सब पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल आपका टॉपिक नया चलेगा, जालोर का सोनगरा चौहान वंश आपका हुआ कंप्लीट, ठीक।